Hello students, this is Farhan Beg. Today's our topic is the romantic imagination and the national feeling. रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है और इसका क्या ताल्लुक़ है नेशनल फीलिंग से, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। राष्ट्रवाद की जो भावना है, जो विचारधारा है, उसका जो क्रिएशन है, जो डेवलपमेंट है, वो सिर्फ वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं होता। वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से मतलब ये है कि कोई देश है, सपोज़ ये फ्रांस है, ठीक है, ये जर्मनी है, तो ये क्या करेगा, वॉर होगा इन दोनों के बीच और जो फ्रांस है वो जर्मनी पे अटैक करके इसको अपने में मिला लेगा और ये एक पूरा देश बन जाएगा। तो ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन कहलाता है। टेरिटोरियल एक्सपेंशन और वॉर्स के थ्रू ही जो राष्ट्रवाद की भावना है वो उजागर नहीं होती, उसको बढ़ावा नहीं मिलता, बल्कि इस सब में कल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, कल्चर से ताल्लुक़ ये है, किसी भी राष्ट्र को बनाने में वहाँ का जो कल्चर है उसकी एक अहम भूमिका होती है। कल्चर से ताल्लुक़ है कि वहाँ पे एक आर्ट, वहाँ की पोइट्री, वहाँ की स्टोरीज़, जो गाथाएँ होती हैं, गीत होते हैं, म्यूज़िक होता है, ये सब एक्सप्रेस करते हैं, मदद करते हैं एक्सप्रेस करने में, और उस राष्ट्रवाद की जो सेंटिमेंट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको अच्छे से शेप करते हैं। किस तरीके से करेंगे अभी हम आगे देखते हैं। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म की ओर देखिए। रोमांटिसिज्म एक्चुअली में है क्या? एक कल्चरल मूवमेंट है जो कि क्या करता है, डेवलप करता है राष्ट्रवाद की भावना को, यानी कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को लोगों के अंदर उजागर करता है, डेवलप करता है। जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं, लाइक पोइट्स, ठीक, आर्टिस्ट या पोइट्स जो भी होते हैं रोमांटिक, ये सब इसी में ही श्रेणी में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। जो आर्टिस्ट और पोइट्स होते हैं या पेंटर्स होते हैं, ये रोमांटिक श्रेणी में आते हैं। ये आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं जो लोग तर्क यानी कि रीज़न या विज्ञान, साइंस की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तारीफ़ करते हैं, ये उसके बेहद ख़िलाफ़ होते हैं। क्योंकि जो पेंटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो कभी भी विज्ञान को नहीं मानते। वो किसको सपोर्ट करते हैं? वो फोकस करते हैं हमेशा इमोशंस पे, क्योंकि आर्टिस्ट तो इमोशनल होता है, उसके लिए तो इमोशंस ही सब कुछ होते हैं। वो अपनी बात इमोशंस के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहता है, अपनी पेंटिंग्स या अपने सॉन्ग्स या म्यूज़िक के द्वारा। ठीक है, वो साइंस या तर्क को, लॉजिक को नहीं मानते, इंट्यूशन को मानते हैं, सपोर्ट करते हैं इंट्यूशन मतलब अंतर विज्ञान, जो आपके अंतर का सहज बोध है, ज्ञान है, उसको उजागर करते हैं, उसको मानते हैं ये लोग। ठीक है, एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, जो रहस्यमय फीलिंग्स होती हैं लोगों के अंदर, उन सबको ये मानते हैं, उन सबको उजागर करते हैं, उन सबको ये सपोर्ट करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। ये है रोमांटिक इमेजिनेशन, यानी कि जो आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं या सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, ये सब रोमांटिक कैटेगरी के ही हैं। ठीक है, इन सब में क्या है, इन सब ने राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया थ्रू देयर आर्ट एंड पेंटिंग्स। अपनी आर्ट और अपनी कला कृति को द्वारा ही इन लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया। देखते हैं किस तरीके से। देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। इन लोगों ने क्या किया, कलेक्टिव हेरिटेज को मतलब एक सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज को डेवलप किया लोगों के अंदर। किस तरीके से? थ्रू देयर कॉमन कल्चरल पास्ट, जो उनके कॉमन कल्चरल पास्ट है उसके द्वारा। इससे इन्होंने एक बेहतर नेशन की, एक राष्ट्र की बुनियाद डाली। किस तरीके से डाली? अदर रोमांटिक्स एंड सच एज द जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, एक रोमांटिक आर्टिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम है जो कि फ़िलासफ़र भी थे जर्मन, जिनका नाम है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। इनका जन्म होता है 1744 में और इनकी मृत्यु 1803 में होती है। इन लोगों ने कहा कि जो असली जर्मन कल्चर है वो वहाँ के आम नागरिकों में है, जिसे हम दास फोक कहते हैं। ठीक है, इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, इसको आप उजागर कर सकते हैं फोक सॉन्ग्स, लोक गीत के द्वारा, लोक कविताओं के द्वारा, लोक नृत्यों के द्वारा। जो असली आत्मा है किसी भी देश की, उसको आप निकाल सकते हैं, बाहर निकाल के ला सकते हैं इन तीन चीज़ों के द्वारा। ठीक, फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री और फोक डांसेस के द्वारा, और जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है लोगों के बीच जैसे ही आप इन चीज़ों को, इनके साज छेड़ना शुरू करते हैं लोगों के बीच। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो कलेक्शन और रिकॉर्डिंग इन सभी फोक कल्चर की क्या है, एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, एक बहुत अहम हिस्सा है किसी भी नेशन की बुनियाद डालने में, किसी भी राष्ट्र को बनाने में। ठीक है, तो आप आई होप समझ रहे होंगे कि आप रोमांटिसिज्म क्या है। रोमांटिसिज्म से मतलब है कि आपके यहाँ का कल्चर एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है,
जैसे कि आपकी जो मातृभाषा है, वर्नेकुलर लैंग्वेज है, ये क्या करती है, या फिर आपके यहाँ के जो लोकल फोकलोर हैं जिन्हें हम लोक साहित्य कहते हैं, लोक साहित्य से मतलब है कि जो आपकी लोक कथाएं होती हैं, लोक आपकी लोक जो कहानियाँ होती हैं, किससे कहानियाँ होती हैं ना, हर एक देश की हिस्ट्री होती है, कल्चरल, तो इस सब की एक बहुत अहम भूमिका है अपने देश की जो एंशंट स्पिरिट है उसको रिकवर करने में। ठीक है, आप अपने देश की जब तक किस्से कहानियाँ नहीं सुनाएंगे अपने यहाँ के बच्चों को स्कूलों में, तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमारा पास्ट क्या था, हमारा कल्चर क्या था। ठीक है, तभी उनके अंदर की जो एंशंट, जो पुरानी प्राचीन नेशनल स्पिरिट है, राष्ट्रवाद की भावना है, तभी जागेगी जब आप उनको अपने यहाँ की लोक कथाएँ सुनाएंगे, फोकलोर सुनाएंगे, लोक साहित्य सुनाएंगे, या अपने यहाँ के कल्चर के बारे में उनको अच्छे से बताएंगे। अब कल्चर में क्या क्या चीज़ें आ गई मैंने आपको बता दिया। कल्चर में आ गया लोक साहित्य, आपके यहाँ की किस्से कहानी कथाएँ, दूसरी आपके यहाँ के जो डांस हैं, या आपके क्या क्या सॉन्ग्स हैं, या म्यूज़िक है, ये सब किस में आता है, कल्चर में आता है। बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंसेस हु वर मोस्टली इलिटरेट। और ये सब क्या है, एक अहम भूमिका निभाती हैं कल्चर, या फिर आपका जो रोमांटिसिज्म है, ये लार्ज ऑडियंसेस को, यानी कि बहुत भारी मात्रा में लोगों तक मैसेज कन्वे करता है राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म के जो सेंटिमेंट्स होते हैं उन तक, उनको ये पहुंचाता है लोगों तक जो कि मोस्टली इलिटरेट हैं। क्योंकि जो लिटरेट लोग हैं वो तो पढ़ लिख सकते हैं, वो क्या करेंगे, बुक्स पढ़ के या मैगजीन्स के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू वो पढ़ लेंगे, और उनका जो मेंटल लेवल वो उतना डेवलप है कि वो समझ सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा, राष्ट्रवाद की भावना को समझ सकते हैं। लेकिन जो इलिटरेट हैं, जो लोग पढ़ नहीं सकते, तो वो तो भाई लोक साहित्य वो तो समझ नहीं सकते ना कि किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया जाए अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते। तो उन सब को, उनके अंदर राष्ट्रवाद के जो सेंटिमेंट्स हैं, नेशनलिज्म के जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको उजागर करने के लिए जो रोमांटिक लोग थे उन्होंने क्या किया, जो आप क्या के गीत हैं, जैसे कुछ सॉन्ग्स होते हैं ना, ऐ मेरे वतन के लोगों, इस तरीके के जो गीत हैं, तो इससे सुनने के बाद आपके अंदर क्या होगा, देशभक्ति की भावना उमड़ेगी। इस तरीके के जो सॉन्ग्स होते हैं देशभक्ति वाले या कल्चरल सॉन्ग्स होते हैं, ये आपके यहाँ के, जैसे सपोज गुजरात के लोग हैं तो उनका गुजराती डांस होता है, जो आपके जो बंगाली हैं तो बंगाली डांस होता है, असम के लोग हैं उनका असम डांस होता है। तो एक डांस का, एक कल्चर का, या फिर सॉन्ग्स होते हैं इनके आगे अपने अपने पर्टिकुलर, या फिर आप ये समझिए कि इनके यहाँ की जो भाषाएं होती हैं अलग अलग, इनकी एक बहुत अहम भूमिका है राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने में, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को उजागर करने में। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। ऐसा ही कुछ था पोलैंड के केस में, जो कि जिसका बंटवारा हो जाता है 18वीं सेंचुरी के लास्ट में बाय ग्रेट पावर्स। उस ज़माने में ग्रेट पावर्स थी, जैसे रशिया है, प्रोशिया है और ऑस्ट्रिया। उस ज़माने की ग्रेट पावर्स थी जिन्होंने पोलैंड का बंटवारा कर लिया था आपस में। ठीक है, इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एक्सिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। हालांकि जो पोलैंड है वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, लेकिन इनमें जो राष्ट्रवाद की भावना है वो जिंदा की जा रही थी थ्रू म्यूज़िक। वो जो वहाँ के लोकल म्यूज़िक था उसके द्वारा, और जो उनकी मातृभाषा थी उसके द्वारा। करोल कुरपिंस्की जो कि कंपोज़र थे, सॉन्ग कंपोज़र जो थे, जो म्यूज़िक कंपोज़र जैसे होते हैं, ये कंपोज़र थे। इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रवाद की जो भावना थी या फिर जो नेशनल स्ट्रगल था उसको किस तरीके से तेज किया, थ्रू देयर ओपेराज। ओपेराज होता है ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम जो स्टेज पर किए जाते हैं, एंड म्यूज़िक, अपने म्यूज़िक के द्वारा इन्होंने क्या किया, जो इनके कुछ डांसेस थे जैसे पोलोनाइज है या मुजुर्का, ये वहाँ के डांसेस हैं, इसको एक प्रतीक बना दिया, एक सिंबल बना दिया नेशनलिज्म का, नेशनलिस्ट सिंबल बना दिया इन्होंने वहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, लैंग्वेज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। किसी भी राष्ट्र को एक करने में, नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट्स को जगाने में एक बहुत अहम भूमिका होती है वहाँ की लैंग्वेज की, वहाँ की मातृभाषा की। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई जो है वो तमिलनाडु से है, कोई जो है वो बेंगलोर से है, कोई गुजरात से है, कोई राजस्थान से, सबके अपने अपने अलग अलग कल्चर हैं। लेकिन एक चीज़ है जो यहाँ कॉमन है, वो है यहाँ की मातृभाषा हिंदी, जो लोग के यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग जानते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करती है, एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि कहीं का भी कोई लोग हो, आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं इंडिया के, लेकिन एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आपकी है कि आप इंडियन हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदी भाषा जानते हैं, तो आप इंडिया के बाहर कहीं भी जाएंगे तो आपके अंदर सेंटिमेंट्स, नेशनलिज्म के सेंटिमेंट खुद ही जाग जाएंगे जब कोई आपको हिंदी स्पीकिंग पर्सन मिलेगा किसी बाहर कंट्री में। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, रशिया के ऑक्यूपेशन के बाद क्या है,
रशिया ने जब ऑक्यूपाइड कर लिया था पोलैंड को, तो पोलिश लैंग्वेज को क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था सभी स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, और इंट्रोड्यूस किया गया था रशियन लैंग्वेज को जबरन। ठीक है, 1831 में क्या होता है, एक आर्म्ड रेबिलियन शुरू हो जाता है रशिया के रूल के खिलाफ पोलैंड के अंदर, जिससे रशिया की जो गवर्नमेंट होती है आसानी से क्रश कर देती है, दबा देती है। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन इन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। अब इन्होंने क्या किया, नेशनल मूवमेंट के लिए, नेशनल रेजिस्टेंस के लिए जो पोलैंड के क्लर्जी क्लास था, क्लर्जी क्लास समझ गया ना आप लोग कौन होते हैं, क्लर्जी से मतलब होता है जो वहाँ के प्रिस्ट होते हैं या पुजारी जो चर्च के होते हैं, उन लोगों ने एक हथियार की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया पॉलिश भाषा को, पोलैंड की जो लैंग्वेज है उसको। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना को लोगों में जगाने के लिए। ठीक, तो ये क्या करते थे, जो चर्च गैदरिंग होती थी या रिलीजियस जितने भी प्रीचेस होते थे वो सब पॉलिश भाषा में इन्होंने देना शुरू कर दिए, जितने भी प्रवचन होते थे वो पॉलिश भाषा में देना शुरू कर दिए। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो वहाँ के पोलैंड के प्रिस्ट थे या बिशप्स, बिशप भी क्या है, सीनियर कैटेगरी के प्रिस्ट ही होते हैं कैथोलिक्स में या फिर क्रिश्चियनिटी में, जिनको जेल में डाल दिया गया था और भेज दिया गया साइबेरिया, जो कि एक बहुत ठंडी जगह है रशिया के अंदर, वहाँ इनको भेज दिया गया पनिशमेंट के लिए फॉर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन द रशियन। जो इन्होंने मना कर दिया था कि हम रशियन लैंग्वेज में अपने प्रवचन नहीं देंगे, सिर्फ पॉलिश भाषा में ही देंगे, इसलिए इनको जेल में डाल दिया गया था। द यूज़ ऑफ द पॉलिश केम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, और पॉलिश भाषा को एक प्रतीक बना दिया गया था रशियन डोमिनेंस के खिलाफ अपने फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के लिए। ठीक है, वहाँ के लोगों के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिम ब्रदर्स यहाँ पे नाम दे रखा है, जिन्होंने फोक टेल्स और नेशन बिल्डिंग एक किताब लिखी। इन्होंने फोक टेल्स क्या होती हैं, लोक कथाएँ, जो आपके यहाँ की कथाएँ होती हैं, कहानियाँ होती हैं वीरों की, शूरवीरों की, किसी भी देश के, उनकी किस्से कहानियों को इन्होंने लिखा और लोगों तक पहुंचाया, जिससे राष्ट्रवाद की भावना लोगों में उमड़ आई। तो इनका एक, इन्होंने अपने राइटिंग्स के थ्रू या मैगजीन्स के थ्रू इन्होंने लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया। यही सब इसका डिस्क्रिप्शन इसमें दे रखा है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे एक पेंटिंग दे रखी है, ये देखिए, ये पेंटिंग आपको क्या दर्शा रही है, युद्ध, ये दिखा रही है आपको वॉर के बाद की सिचुएशन, किस तरीके से क्या हाल होता है वॉर के बाद, ये वो सब दिखा रही है। इस पेंटिंग को ने नरसंहार दिखाया है जो कि हुआ था चियोस के अंदर। चियोस एक जगह है जहाँ पे ये पूरा नरसंहार हुआ था, और इस पेंटिंग के जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बनाया है उनका नाम है यूजीन डेलाक्रोइक्स। 1824 में इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग में इन्होंने ये दिखाया है कि जो तुर्क लोग थे, इन्होंने जब ग्रीस से इनकी जंग हुई तो 20,000 ग्रीक लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, और ये जंग के बाद का मंजर है। ये सिंपैथी जीतने के लिए पूरे यूरोप के लोगों की इस पेंटिंग को बनाया गया है डेलाक्रोइक्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन लोगों में क्या है, जो भी स्पेक्टेटर्स हों, जो भी इसको देखने वाले हों, उनमें इमोशंस, भावना जाग सके और सिंपैथी जाग सके फॉर द ग्रीक्स, क्योंकि ग्रीस जो देश है इसको क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला जाता है। लोगों में सेंटिमेंट्स जाग उठें और जिसके चलते क्या हो कि जो ग्रीस जो देश है, जो मुल्क है, वो ऑटोमन एम्पायर से फ्री हो सके, इंडिपेंडेंट उसको मिल सके। तो इस पर्पज़ से इस पेंटिंग को इस आर्टिस्ट ने बनाया है। आई होप लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।